आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का आशय किसी देश की उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय व्यय के कार्यक्रम निर्धारित करती है। इस नीति में सरकार यह निश्चित करती है कि किन किन वस्तुओं पर कर लगाया जाए तथा उसकी दर कितनी हो और इन करों से प्राप्त आय को किन किन मदों पर खर्च किया जाए। यदि आय की तुलना में व्यय अधिक हैं तो खर्चों को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, अर्थात सरकार जनता व अन्य साधनों से ऋण ले या हीनार्थ प्रबंध की व्यवस्था करे। राजकोषीय नीति में करों को वसूल करने की नीति भी सम्मिलित है। इस प्रकार राजकोषीय नीति में करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट से संबंधित बातें सम्मिलित होती हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने राजकोषीय नीति के दो पक्ष बताए हैं। पहला गुणात्मक पक्ष, इसमें उन मदों का निर्धारण किया जाता है जिन पर कर लगाया जाना है और जिन पर सरकार द्वारा धन व्यय किया जाता है। और दूसरा परिमाणात्मक पक्ष, इसमें सरकार की कर वसूल करने और प्राप्त आय को व्यय करने की नीति निर्धारित करने संबंधी पक्ष सम्मिलित है। प्रोफेसर J.L. हैंसन ने राजकोषीय नीति को इस प्रकार परिभाषित किया है। राजकोषीय नीति से आशय बजट के माध्यम से करारोपण को मौद्रिक नीति के सहायक के रूप में प्रस्तुत करना है। अब हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति की आवश्यकता और महत्व। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि राजकोषीय नीति की आवश्यकता केवल संकट काल में ही पड़ती है। सामान्य स्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु आधुनिक युग में राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के साथ ही उसका सामाजिक दायित्व भी बढ़ गया है। अतः राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों, कीमत, रोजगार, आर्थिक समानता आदि को उचित दिशा देने एवं आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता है। प्रोफेसर J.M. किन्स ने लिखा है कि राजकोषीय नीति की सहायता से संपूर्ण अर्थतंत्र के स्वरूप को वांछित दिशा में बदला जा सकता है और आर्थिक क्रियाओं को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। इस नीति के द्वारा ही सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था में आय, व्यय, बचत, विनियोग, उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन ला सकती है और आर्थिक प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति के उद्देश्य। विकसित एवं विकासशील देशों की आर्थिक परिस्थितियां एवं प्राथमिकताएं भिन्न हैं, इसलिए दोनों प्रकार के देशों द्वारा अपनाई जाने वाली राजकोषीय नीति के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं। सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद राजकोषीय नीति का महत्व बढ़ा है। उस समय प्रोफेसर किन्स ने
राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था को इच्छित दिशा प्रदान करने का विचार प्रस्तुत किया था। प्रोफेसर किन्स का विचार था कि सार्वजनिक वित्त की क्रियाओं द्वारा प्रभावपूर्ण मांग को घटा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा दी जा सकती है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अनेक देशों ने अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं सही तरीके से संचालन करने के लिए प्रशुल्क नीति का सहारा लिया। अब हम पढ़ेंगे एक विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। भारत विकासशील देश है, इसी के संदर्भ में हम राजकोषीय नीति के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। पहला, पर्याप्त आय प्राप्त करना। राजकोषीय नीति का सबसे प्रभावी उद्देश्य पर्याप्त सार्वजनिक आय प्राप्त करना है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। वर्तमान समय में सरकार के उत्तरदायित्वों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, अतः अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में आय की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में राज्य अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, किंतु आय वृद्धि के लिए अधिकाधिक कर नहीं लगाए जा सकते। कर देश के निवासियों की करदान क्षमता पर आधारित होने चाहिए तथा सामाजिक दृष्टि से सभी पर कर का भार बराबर होना चाहिए। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य उचित करारोपण व्यवस्था द्वारा सरकार की आय में वृद्धि करना है। तीव्र आर्थिक विकास। तीव्र आर्थिक विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार अपनी आय को राजकोषीय नीति के माध्यम से उन कार्यों पर व्यय करती है जो देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहयोग दे सके। आधारभूत उद्योगों, सिंचाई, विद्युत, कृषि का विकास आदि पर व्यय करके सरकार तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग खोलती है। अगला, साधनों का उचित आवंटन। साधनों का उचित आवंटन भी राजकोषीय नीति का एक प्रभावी उद्देश्य है। प्राय सभी प्राकृतिक एवं मानवीय साधन उनकी आवश्यकता की तुलना में सीमित है, अतः इनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा इन साधनों के प्रयोग को उन कार्यों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिक आवश्यक है। पूंजी निर्माण। राजकोषीय नीति का उद्देश्य देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना भी है। राष्ट्रीय आय कम होने से देश में बचत व विनियोग कम होते हैं, फलस्वरूप पूंजी निर्माण भी कम होता है। इस कमी को दूर करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण। सार्वजनिक आय की तुलना में सार्वजनिक व्यय अधिक होने के कारण वर्तमान समय में घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया गया है। घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने पर देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा प्रसार का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः इस पर तुरंत रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य देश में मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण भी हो सकता है। कीमत स्थायित्व। कीमतों में उतार चढ़ाव का सभी पहलुओं से समाज के विभिन्न अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कीमतों में वृद्धि से जहां जन सामान्य पर बुरा असर पड़ता है, वहां अनुचित लाभ कमाने के अवसर बढ़ जाते हैं। वहीं कीमतों में कमी से रोजगार व उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। राजकोषीय नीति इन दोनों दोषों को दूर कर कीमतों में स्थायित्व लाने का प्रयास करती है। आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय चक्रीय उतार चढ़ावों के विपरीत प्रभावों को कम कर देश में आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। राजकोषीय नीति बाहरी एवं आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। तेजी काल में उतार चढ़ावों को कम करने के लिए निर्यात व आयात कर लगाए जाते हैं, जबकि मंदी काल में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा देकर उसके बुरे प्रभावों को कम किया जाता है। इस प्रकार आज हमने राजकोषीय नीति का अर्थ, इसकी आवश्यकता, महत्व और एक विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया।